अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़रा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और सऊदी वली अहद के पाकिस्तान आमद के हवाले से उन्होंने काफी तफसीलात भी दी। कहा कि पहले 2 साल में $7 अरब की सरमायाकारी सऊदी अरेबिया करेगा। इसके साथ साथ 22 लोगों का वफ्द आ रहा है और बहुत बड़ा वफ्द है जो पहली बार पाकिस्तान आ रहा है। न सिर्फ एनर्जी के सेक्टर के अंदर सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा बल्कि दीगर का ख्वाहा भी है जिनमें ज़राअत है, खुराक है, मिनरल माइनिंग है, विंड एनर्जी है। और पहले भी मुश्किल वक्त से $3 अरब देकर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद की जिस वक्त अशद जरूरत थी, और अब ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि ये सिर्फ एक मुल्क से जो मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है जिससे हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, इन द सेंस कि हमने उनको यहाँ आने पर रजामंद किया, इस सरमायाकारी के लिए रजामंद किया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरेब का नाम सुनते ही जो बातें एनआरओ के हवाले से शुरू हो गई थी, कोई एनआरओ किसी को नहीं दिया जा रहा। पहले भी मुल्क में जो एनआरओ हुए उसमें मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया, लिहाजा एनआरओ की बातें यहाँ पर नल एंड वॉइड हैं और बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। यमन में बिल्कुल नहीं झोंका जा रहा पाकिस्तानी अफवाज को, इसका भी उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। और साथ में इस सऊदी अरेबिया के हवाले से जितनी भी मुलाकातें हैं उन्होंने कहा कि प्राइवेट बिजनेसमैन की जो क्या कहते हैं मीटिंग्स हैं वो भी अरेंज की जाएंगी, क्योंकि जाहिर है कि प्राइवेट बिजनेस जो है वो ही एक्चुअली फिर इकोनॉमिक को यानी आगे बढ़ाता है। तो ये तो थी सऊदी अरेबिया के हवाले से जो उन्होंने काफी तफसील भी दी। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट इशू है जो ऑपोजिशन के लिए मेरे ख्याल से अब भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी है एंड डिस्कशन का फोकस भी है, वो अभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से है। अगर इनका फोकस है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको नहीं हटाने देंगे वरना पार्लियामेंट नहीं चलेगी, तो दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से अगर कोई शख्स और ज्यादा जेरे बहस है तो वो है शेख रशीद साहब जो कि वफाकी वजीर रेलवे हैं। वो कहते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर उन्हें हटाना चाहें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से तो जरूर हटा दें, लेकिन अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको इसमें शामिल करने का कहा है। स्पीकर के हवाले से भी उन्होंने काफी बातें कही और कहा कि तहफ्फुजात हैं कुछ हुकूमती ओहदेदारों को भी स्पीकर साहब के हवाले से, लेकिन बहरहाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से उन्होंने ये साफ कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। रियाज फतेह आना साहब के हवाले से उन्होंने कह दिया कि मेरा उनसे कोई मामला नहीं है। ये हो गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से बात। दूसरी बड़ी खबर जो हुकूमत ने आज दी जो कि वफाकी वजीर इत्तलात ने जिसका जिक्र भी किया, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, इंतशार, नफरत अंगेज फतवे और ये सारी चीजें जो फैलाते हैं इस पे काफी दिन से ये डिमांड थी और अब अगले हफ्ते से हुकूमत इनके खिलाफ क्रैकडाउन करेगी, यानी जो कोई भी नफरत फैलाता है या इश्तियाल अंगेजी करता है। ये भी क्या एक खुशाइन फैसला है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। सेनेटर गौस बख्श पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असेंबली अली नवाज अवान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असेंबली इस्लामाबाद स्टूडियो में आगा रफीउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी पहले ऑपोजिशन से कि सऊदी अरेबिया के हवाले से आगा साहब बड़े सब जैसे पीपल्स पार्टी ने भी पहले कहा कि जैसे IMF के हवाले से बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा रही, इसी तरह जब सऊदी अरेबिया का विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर ने वापस आया सरमायाकारी का जिक्र हुआ, वो भी नहीं हमें बताया जाता कि आखिर कितनी सरमायाकारी है, किस तरह से होगी। तो अब उनके वफूद के आने से पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी चीजें वाजे तो हो गई हैं। तो यकीनन ये एक खुश आइन कदम है कि सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है और ये बातें भी अब एट रेस्ट हो जानी चाहिए कि ना तो कोई NRO है और ना ही किसी किस्म की कोई डील होगी और ना ही यमन के हवाले से अगर लोगों में ये खदशात थे कि शायद हमारी अफवाज को यमन के मसले में झोंका जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो NRO वाली बात ये बार बार क्यों करते हैं? अगर किसी ने इनसे NRO मांगा है तो इनको चाहिए कि वो नाम आया कर दे कि इन लोगों ने NRO मांगा है, और बार बार NRO किस हैसियत में किस ताकत में ये दे सकते हैं। तो कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, डाइवर्ट ना करें मेन इश्यूज से। ये बगैर ऐसे इश्यूज ऐसी बातें लिए आते हैं
کہ قوم کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اہم ایشو سے ہٹا دیتے ہیں. آغا صاحب ایشوز تو اب اپوزیشن کریٹ کرتی نظر آ رہی ہے. حکومت نے تو دیکھیں نا ڈائریکشن بھی دے دی اکانومی کی, منی بجٹ بھی آ گیا, انویسٹمنٹ بھی لا کر آپ لوگوں کو دکھا دی, سٹیزن پورٹل دنیا کا دوسرے نمبر پر بہتری ایپلیکیشن بھی بنا دی. تو حکومت اپنا کام کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے اپوزیشن اب مسلسل مسائل پیدا کرتی ہے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا کہ بجٹ آیا اور اس بجٹ کے اوپر نہ بحث ہوئی نہ کوئی بات ہوئی, اور وہ بجٹ مخصوص کچھ لوگوں کے لیے ہے. تو وہ پوری قوم نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ علیمہ باجی کا بجٹ ہے, وہ آپ اس میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ بات کریں یہ جو انہوں نے آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں شہزادے, تو وہ شہزادے کی خاص بات تو دیکھیں قوم کو خوشخبری یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک شہزادہ آئے گا, یونیورسٹی کے اندر اسٹے کرے گا, جو ایک پاکستان کی بہترین یونیورسٹی ہے اور مثالی یونیورسٹی, اس یونیورسٹی میں وہ اسٹے کریں گے. پرائم منسٹر ہاؤس یو مین؟ جی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں, یونیورسٹی, اس کو پرائم منسٹر ہاؤس کیسے ہم کہیں گے؟ وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو یونیورسٹی ڈکلیئر کی ہے. تو وہ ایک یونیورسٹی میں ٹھہریں گے اور وہاں پر ماشاءاللہ وہ وہی بیل گاڑیاں اور وہی پرانی گاڑیاں, کوئی 200 گاڑیاں نہیں ہوں گی, کوئی نہ موبائل بند ہوں گے, نہ کسی قسم کے جیمر لگیں گے, اور نہ کوئی سیل ہوگا. ایسا نہیں ڈکلیئر ہوگا کہ ہم کسی سعودی حکومت کے یا کسی اور ملک کی کوئی کالونی ہے. تو یہ تو وہ والی بات ہو گئی, آپ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. ساری زندگی آپ کہتے رہے کہ ہم نہ ہاتھ پھیلائیں گے اور نہ پیسوں کے لیے وہ بات ہوگی کہ پھینک پیسہ دیکھ تماشا. تو اب وہ پیسہ جو پھینک رہا ہے آپ تماشا دکھائی جا رہے ہیں قوم کو. مجھے جس طرح ان کا بجٹ تھا, نہیں آپ کیا سعودی انویسٹمنٹ سے خوش نہیں ہیں؟ کیا سعودی عربیہ کے وفد یہاں پر آ رہا ہے اس سے خوش نہیں ہے؟ ہمارے تو سعودی عربیہ سے دیرینہ تعلقات ہیں, ہر حکومت کے رہتے ہیں. نہیں تو دیکھیں یہ نئے پاکستان میں تو پرانی بات نہیں ہونی چاہیے نا. پہلے جو تھے اس کو چھوڑ دیں. نئے حکومت نئے پاکستان میں یہ بات تھی کہ نہ آپ ہاتھ پھیلائیں گے, نہ آپ مانگیں گے خودکشی کروں گا, میں ایسے نہیں کروں گا, ایسے نہیں ہوگا, اور میرے پاس جو مہمان آئیں گے چائے اور بسکٹ ہوگی, نہ تلور کٹیں گے, نہ جناب اس قسم کے رات کو محفلیں وہاں پر یونیورسٹی میں ہوں گی. بالکل سادہ سا ایونٹ ہوگا, کوئی بھی آئے جو ہمارے مدینے کی ریاست میں ہوتا تھا وہ ہوگا. یہ نئے پاکستان میں یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں کیسے مان لوں کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ باقی دیکھیں جس طریقے سے وہ پہلے بولتے تھے اور آج نہیں ہے, اس طریقے سے جو آج منسٹروں نے پریس کانفرنس کی ہے, آگے کچھ دنوں کے بعد کوئی نئی بات کر دیں گے. پہلے کچھ 400-500 کچھ پیسے لے کے آئے تھے, بولے جی وہ بغیر انٹرسٹ کے, کچھ دن کے بعد انٹرسٹ پہ ہو گئے. چلیں آغا صاحب اب ذرا ایک ایشو پہ ہاؤس کو دیکھیں, پارلیمنٹ کو اعتماد تک نہیں لیا آپ نے. پارلیمنٹ کو یہ تک نہیں بتایا کہ ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لینا از دا بون آف کنٹینشن. ذرا مجھے سینیٹر صاحب سے بھی بات کرنے دیں. سینیٹر صاحب, سعودی عرب سرمایہ کاری لے کر آ رہی ہے. اٹس ناٹ اے لون دیٹ دے آر گیونگ یو, وچ از اے گڈ تھنگ کہ آپ کے ملک میں جو ہے جب سرمایہ کاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر جاب کے مواقع بھی بنتے ہیں, اور اسی طرح پھر بزنس جو ہے وہ آگے سے آگے جاتا ہے. کم از کم اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ لوگوں کی حکومت نے ٹرکی سے کتنے سارے معاہدے کیے تھے, شہباز شریف صاحب نے, سب خوش تھے. تو اس میں تو آپ ان کو فل مارکس دیجئے نا. نہ تو یمن کے اندر کوئی فوجیں بھیجی جا رہی ہیں, نہ یہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہے جس کے تحت سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. سو لیٹس بی ہیپی اینڈ ویلکم دا سعودی گورنمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم خوش ہیں, ہمارا سعودی عرب اسلامی بھائی ہے اور پاکستان آ رہا ہے تو ہماری بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ہم جب اس کو تھوڑا ڈیٹیل دیکھتے ہیں یا تھوڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں تو وہ جس چیز کے لیے آ رہا ہے وہ پاکستان سے معاہدہ کرنا ہے, پانی یہاں لگانا چاہتا ہے, یہاں سٹی بیسیکلی یہ چیز کا ایک حصہ تھا جو کہ چائنا میں بنانا تھا. اب یہ چیز بنائے گا سعودی عرب. اب دیکھو سعودی عرب بھی ہمارا نو ڈاؤٹ کی برادر سائی ملک ہے, لیکن اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا چائنا کو اس کو اعتماد میں اس سے لیا گیا ہے, کیا ایران کو اس چیز کا بتایا گیا ہے, کیا اس چیز کہ وہ ہمارے پڑوسی جو ہے وہ ناراض تو نہیں ہوں گے. جبکہ ایک بھائی کو خوش کرتے ہوئے ہم باقی دوسرے پڑوسی کو تو ناراض ہی کرے. اس چیز کو ذرا دیکھنا پڑے گا. چائنا کی طرف سے مسلسل خاموشی آ رہی ہے اور دیکھو رسپانس ہوتا ہے, کچھ دیر بعد پتہ چلے گا. اگر اس کی بشارت شامل ہے پھر تو اچھی بات ہے, اگر نہیں
है जो नाराज है तो फिर हमें कंसर्न करना होगा, क्योंकि चाइना ऐसा तो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमेशा और हमें किसी कीमत पे उसको नाराज नहीं करना चाहिए। और एक चीज है और जो आ रहा है तो मतलब मैं खुशी की बात है, लेकिन बात जैसे मेरे दोस्त कर रहे थे कि जिस यूनिवर्सिटी को आ रहे हैं, इस वजीर आजम को हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया गया, तो क्या आप उस यूनिवर्सिटी का स्टेटस अब क्या है, क्या तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। दूसरी मैं बात करूँ कि उन्होंने कहा एक मजाक उड़ाया था वजीर आजम हाउस की गाड़ी से गाड़ी नीलाम करके तो इतने पैसे कमाएंगे। उन्होंने नीलाम की गाड़ियां बारह और जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए 300 गाड़ियां उन्होंने किराए पे ली हैं। अब 300 जो गाड़ियों को जो किराया मैंने कहा हम उस वक्त पब्लिक अकाउंट पूछते हैं कि कितना किराया दिया है, क्या किराया तो नहीं कि ठीक है। तो यानी बात आ गई ऑस्टेरिटी के ऊपर। सेनेटर साहब, आई एम कमिंग बैक टू यू। ये चीज होती है मेच्योरिटी के जो इमेच्योरिटी दिखाई है। अच्छा सेनेटर साहब, थोड़ा आपके लिंक में मुझे लगता है कुछ इशू है जिसकी वजह से ऑडियो आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है। हाउएवर आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग। आप दोनों जो है वो ऑस्टेरिटी के हवाले से अब हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अली नवाज अवान साहब, जहां तक सऊदी अरब के आने का हवाला है सरमायाकारी का, बड़ी अच्छी बात है। एक पॉइंट रेज किया है सेनेटर साहब ने कि क्योंकि आप लोग पहले ये कह चुके थे कि ये G2G है यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, बट यहाँ पर वो कहते हैं क्या हमारे दूसरे जो दोस्त हैं स्पेशली चाइना एंड ईरान, क्या उनको लूप में लिया गया है? आर दे ओके विद इट इज वन क्वेश्चन। एंड सेकंड इज कि आप लोग क्योंकि ऑस्टेरिटी की बात करते हैं और कल ही प्राइम मिनिस्टर ने जब बलोकी एक्सप्रेस का भी थल एक्सप्रेस का रादर तकरीब से खिताब कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि देखिए मैं चाय और 2 बिस्किट पे रहता हूं, मैंने अपना खर्चा इतना कम किया है, बाकी वजारतों को भी इतना कम कर देना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जब वफूद आते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस ही है जिसको केटर करना होता है। और दूसरी चीज ये कि दैट्स व्हाई यू डू रिक्वायर एन एंटोराज ऑफ कार्स जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी होती हैं, क्योंकि आपको उनके शान शान ये काम तो करना पड़ता है। अब आपको किराए पे भी लेनी पड़ रही है और सेनेटर साहब ने कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इसको देखना पड़ेगा कि कितने रेंट लिया, क्या हुआ, कितना एक्सचेकर पे बोझ आया। वैलिड पॉइंट है। देखिए हम लोग किस लेवल पे पहुंच गए हैं कि कोई एक पार्टी में अक्रॉस की बात कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी, अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हो रहा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद कि कोई वाकई पाकिस्तान का सोच रहा है। ऑस्टेरिटी ड्राइव ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो खर्चा है वो 30 करोड़ रुपया कम हो गया हुआ है, गाड़ियां हमने बेच दी हुई हैं। अगर आप जो ये बात कर रहे थे कि रेंट पे लेनी, दुनिया में थर्ड पार्टी हायरिंग होती है और स्पेशली इसलिए होती है कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, उसके ऊपर आपने जो ड्राइवर्स रखने हैं जो साल फारिग बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा, वो सिर्फ खड़ी रहेंगी, सिर्फ वो खानदान के लोग चलाएंगे, प्रोटोकॉल्स में यूज होंगी, इस चीज को खत्म किया जा रहा है और इस चीज से आगे बढ़ा जा रहा है। यूनिवर्सिटी अनाउंस की, अभी खान साहब ने आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यूज कर रहे हैं, हाउस वो यूज ही नहीं कर रहे। अब थोड़े अरसे में आपको पता भी चलेगा बनीगाला भी शिफ्ट हो गए हैं वो। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको पता क्या चलता है कि वाकई कोई बंदा दिल से पाकिस्तान के लिए कोई काम करना चाह रहा है। आप देखें ये मुल्क हमें किस हालत में देखे गए और किस तरह ये बातें करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, एज अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, मैं एज एन MNA एज एन PTI बात नहीं कर रहा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बच्चा है नहीं, अली नवाज अमान साहब, इनका इस वक्त इस प्रेजेंट विजिट के हवाले से एक बिल्कुल एक कैटेगोरिक क्वेश्चन दैट इज आगा साहब इज आस्किंग एंड सो इस वक्त आप ऑस्टेरिटी कैसे दिखाएंगे? नादिया प्लीज जरा कॉन्टेक्स्ट ले लें। देखें आवाम को पता चलना चाहिए कि 96 बिलियन डॉलर्स पे ये मुल्क का कर्जा छोड़ के गए हैं। 233 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस आपका फिजिकल डेफिसिट छोड़ के गए हैं। 38 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए हैं। 19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए हैं। मेरा बच्चा 1,40,000 का मकरूज करके गए हैं। 50% लोग आज पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं और हमें मसला क्या आ रहा है, हम बात क्या कर रहे हैं कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आपने यूनिवर्सिटी बना दिया, आप चाय बिस्किट पे गुजारा कर रहे हैं। हमें तो लिटरली आप बाहर की दुनिया में जाएं, इस चीज पे लोग इस्तीफे दे देते हैं। हम हाई मॉरल ग्राउंड्स बनाना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम दूध के धुले होंगे, हमने नहरें बहा दी होंगी। हम ये कह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं
کہ ہم کو بہتر کر سکے پاکستان کو, آنے والی جنریشنز کے لیے بہتر کر سکے پاکستان کو. اگر سعودی عرب نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے, اگر قطر نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے, اگر چائنا نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے, ابو دھابی نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے, اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے, یہ ممالک پہلے بھی آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے پر ایک کریڈیبل لیڈرشپ کی کمی تھی جو خان صاحب کے آنے کے بعد دور ہوئی ہے. اور جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے باقیوں کو لوپ میں لیا ہے, آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, ہمیشہ آپ نے اپنے پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے. آپ جب پاکستان کا مفاد دیکھیں گے تو باقی لوگ بھی اپنے مفاد کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کریں گے. اگر وہ آج آ کے 8 MOU سائن کریں گے, اگر پاکستان کے گوادن میں انڈسٹری لگے گی, اگر پیٹرولیم مصنوعات کی سلسلے میں ریفائنریز لگیں گی, ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ ہوگی, آپ کی گرین فیلڈ میں انویسٹمنٹ ہوگی, آپ کے ٹریڈ میں انویسٹمنٹ ہوگی, آپ کی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ ہوگی, تو جابز کس کو ملیں گی؟ جو ایلیٹ ہے ان کو تو واقعی ضرورت نہیں ہے. جو 50% لوگ نیچے رہے, 1 لاکھ لوگ جس کا قطر نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو ویزے دے گا, فائدہ کس کا ہوگا؟ پاکستانیوں کو ہوگا. میں ایک چھوٹی ٹھیک ہے, مجھے یہ جو آپ نے سعودی میں نادیہ, آج پچھلے مہینے میں آپ نے $2.2 بلین کا اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کر لیا. آپ کی ریمیٹنسز انکریز ہو رہی ہیں, آپ کا امپورٹ بل کم ہو رہا ہے. یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ خان صاحب کے لیے ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, آنے والی جنریشن کے لیے ہو رہا ہے. علی نواز صاحب, لیٹ می ٹیک دا ڈسکشن فارورڈ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کانکریٹ بات کی اور آپ نے ان دونوں مہمانوں کا جواب بھی دے دیا کہ اس وقت یہ کیا چائے بسکٹ لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ, آسٹیرٹی کی باتیں اس وقت آپ کر رہے ہیں, اتنی بڑی سرمایہ کاری آ گئی. سو لیٹس فوکس آن دیٹ. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آ کر جو نیا ایشو اپوزیشن اٹھائے چلی جا رہی ہے اس پر بھی ذرا علی نواز صاحب کیا کہتے ہیں اور ہماری اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے, بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, جو وفاقی وزراء نے ابھی پریس کانفرنس بھی کی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی اینڈ دین وی کین موو آن ود دا نیکسٹ ٹاپک. سینٹر صاحب, کہ دیکھیں ایک حکومت ہوتی ہے اور میں نے یہ بہت کنٹریز میں دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی پوری جو ریاست ہوتی ہے, جو اپنی حکومت کا کام ہوتا ہے یا پھر جو آپ کا ملک ہوتا ہے, اس کو آگے لے جانے کے لیے کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں. اور اس وقت آپ ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ دیکھیں, ٹائم ٹو انویسٹ ان پاکستان, یہ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ لانچ کر دی گئی ہے, جس میں سعودی عربیہ کے حوالے سے بہت سارے جو ہیں وہ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ کیوں پاکستان میں اب انویسٹ کرنا چاہیے. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اپوزیشن کا اس وقت فوکس جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نظر آ رہا ہے. آلدو گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو بنا چکی ہے, لیکن بارہا آپ لوگوں کی طرف سے ہم یہ بیان سن رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا جائے گا اگر اسے ہٹایا گیا. اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب ہیں جو کہ اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا حصہ بننے کے لیے بارہا سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے انہیں خود یہ چٹ دی ہے. آپ مجھے بتائیں گے سینیٹر صاحب کہ یہ معاملات کہاں جا کر روکیں گے؟ کیا اسی طرح سے چلتے رہیں گے کہ ایک کمیٹی کے اوپر اتنا ہیو اینڈ کرائے رہے گا اور مستقل رہے گا؟ دیکھیں نادیہ, یہ ساری گورنمنٹ کی لیڈر رکھے ہیں کہ ہم شہباز شریف کو ہٹا دیں گے, وہ کبھی نہیں ہٹا سکتے. اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہے, یہ سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی تک اپوزیشن کو ٹائم دے رہی ہے کہ ذرا دیکھ لیں یہ 5-6 مہینے یہ سال سے چل رہے ہیں, یا تاکہ لوگ ایکسپوز بھی ہو جائیں اور تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ جو بان دعوے کیے تھے تو وہ کہاں تک پہنچے. تو اس میں ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے اگر اس طرح سے اپوزیشن سائڈ متفق ہے کہ شہباز شریف کے رہیں گے. اگر وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اتنی ہمت ہے تو کر کے دکھائیں. اور جو اگر وہ ہمیں ہٹائیں گے اس پر جو ریئیکشن ہوگا تو میرے خیال میں شاید وہ حکومت کو بھی لے ڈوبے گا. نہیں, کس قسم کے ریاکشن آپ لوگ کس قسم کا ریاکشن سوچ رہے ہیں؟ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں سینٹر صاحب, کیونکہ دیکھیں پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ کہیں کسی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا, جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا وہ حوالہ دے رہے تھے. سو آئی وانٹ ٹو نو کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ آر یو پلاننگ؟ دیکھو میں ایک تو میں بات کہوں کہ جو ہاؤس کو چلانے چاہے قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی ہے یا سینٹ ہو, اس کے کوئی اسپیشل رولز نہیں ہوتے. اس کے جو رولز ہوتے ہیں وہ موجودہ جو ہوتی ہے اسمبلی یا سینٹ وہی بناتے ہیں کہ کیسے بنانا چاہیے. اس کے آئین میں نہیں ہوتا کہ کس کو پروٹیکشن جاری کرے یا نہیں ہے. یہ تمام کی مشترکہ رائے سمجھ لو یا سوابدید پہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا جائے. اگر یہ کریں گے تو ظاہر پوری اس بات پہ محمد رحمان صاحب دوسرے اور پیپلز پارٹی ساری پارٹیاں متحدہ شہباز شریف اگر تبدیل کیا گیا چینج کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر بہت اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے
वो सिस्टम को चलन नहीं देना चाहती, जब उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है तो उस लिए वो ये कदम उठाएगी, वरना ये मेजोरिटी का कोई ये बात नहीं है कि शहबाज शरीफ को हटा दिया जाए। अच्छा, आप भी जहाँ तक तलक है, जी आगा साहब की तरफ भी मैं, जहाँ तक तलक है जी सेनेटर साहब कंप्लीट कर, तो शहबाज शरीफ पे जो ये इल्जाम है कि ये उन पे केसेस हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने हो गए, 2 महीने नैब की कस्टडी में रहे, एक पाई तक करप्शन साबित नहीं हुई, और हाई कोर्ट की जो वर्डिंग कल आई आपने देखा हाई कोर्ट ने कितना, और साफ पानी केस की जो स्टेटस वहाँ पेश किए गए वो भी आपके सामने है। उसमें तो शहबाज शरीफ को बिल्कुल एक किस्म का मतलब कोई चीज साबित ही नहीं हुई है, और जो उनके साथ जो साफ पानी में जो डायरेक्टर थे कमर रमजान साहब, उनकी बेल हो गई, दूसरे बंदे की बेल हो गई है। तो इस केस में मुझे समझ नहीं आती कि ये कब तक ये सिस्टम चलेगा। सही। आगा साहब से, हाँ, आगा साहब से भी जरा मैं जानना चाहूंगी कि आपके ख्याल में ये हुकूमत जानबूझकर ये बार बार ये किस्सा उठा लेती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का? क्या वो चाहते हैं आपके ख्याल में कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के साथ एक टकराव की सी कैफियत रहे? असल में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ ऐसा टोला है जो हमेशा माहौल को खराब रखने की पूरी कोशिश करते हैं, जो खान साहब को ये ब्रीफ करते हैं कि जितना माहौल बेकार हो, जितना आप गालियां गलोच, जितना आप मतलब गैर पार्लिमानी अमूर की कहानियां हो, उतना ही आप अवाम हमारी इस किस्म की खुश होती हैं। ये इस किस्म के लोग जब खान साहब के इर्द गिर्द होंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। देखें, जब शेख रशीद साहब को इतना शौक है और इस मुल्क का इतना गम है, तो मैं समझता हूं कि उनको ये वजारत को दे मारे लात और आ जाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी का हिस्सा बने और बिल्कुल जबरदस्त किस्म से इसको टफ टाइम दे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। लेकिन उन्होंने कहा, आगा साहब उन्होंने कहा कि फरूख नसीम ने खुद कहा कि एक वजीर बन सकता है। अरे फरूख नसीम ने आइन थोड़ी बनाया ना, फरूख नसीम इस मुल्क का मालिक है ना, कानून ना ऐसा है कि वो कहेंगे तो फरूख नसीम साहब मुल्क और आइन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखें, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। बहरहाल हम उस पे नहीं जाते, हम बोलते हैं कि आप ऐसा करें कि एक मिसाइल कायम करें कि मिनिस्ट्री छोड़ें और आप आ जाएं। फिर मैं आपको शेख रशीद साहब की एक और मजे की बात आपको बताऊं, इन्होंने खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को इतना बेवकूफ बनाया, और मजे की बात यह कि प्राइम मिनिस्टर भी बन गए कि एक बड़ा नॉर्मल सी चीज है ट्रैकिंग सिस्टम, जो आपका 200-250 रुपए में एक चिप आती है, वो आप लगा लें, या मैं और आप व्हाट्सएप पे एक उसके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट क्रिएट करके और इमरान खान साहब को बुलाया कि जनाब हमने कोई इतना बड़ा काम कर दिया रेलवे में, तो खुदारा होश के नाखून लें। अच्छा। ये मुल्क है, इसको मजाक ना बनाएं, ये इसको चलने दें, पार्लियामेंट को चलने दें। स्पीकर साहब इज वेरी गुड मैन, लेकिन स्पीकर हाँ, शेख रशीद साहब ने कहा, अली नवाज साहब जरा इसका जवाब दे देना। स्पीकर को शेख साहब को स्पीकर भी बुरा लगते हैं, और वो खुद कह चुके हैं शेख साहब कि ये इस काबिल नहीं है कि काउंसलर बन जाए और एमएनए बने फिर रहे। ये शेख रशीद का स्टेटमेंट है। और शेख रशीद साहब ने एक और बात कही है अवान साहब, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको तहफ्फुजात हैं इस स्पीकर पर। क्यों स्पीकर से इतनी नाराजगी हो रही है? मुझसे पूछ रही हैं? जी अवान साहब आपसे पूछ रहे हैं। जी यार, ये थोड़ा देखें जी, फिर मैं ये कहता हूँ, स्पीकर साहब बड़े ऑनरेबल आदमी हैं। स्पीकर साहब ने 5 साल अपनी केपी में भी असेंबली बड़ी अच्छी तरह रन की है। उस वक्त बहुत बड़ा ऑपोजिशन थी हमारे पीछे केपी गवर्नमेंट में, अब तो हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है, और यहाँ भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। किसी को भी तहफ्फुजात हो सकते हैं, हम डेमोक्रेसी में जिंदा है, हम आमरीत में जिंदा नहीं है। शेख रशीद साहब की अपनी पार्टी है और वो हमारे अलायंस में चल रहे हैं। अगर वो समझते हैं उनके तहफ्फुजात है तो उन्हें चाहिए चेयरमैन साहब के साथ जाके बात करें। खुद बहुत सारे लोगों के हैं हुकूमत में। ये शेख रशीद साहब को मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठा हुआ। शेख रशीद साहब का अपनी एक पार्टी है, शेख रशीद साहब अलायंस में है और वो कहते हैं हम हमारे साथ खड़े हैं, और उन्होंने ऑपोजिशन में जिस तरह हमारा साथ दिया वो सबके सामने है। पर ये बयान शेख रशीद साहब, इसका बयान, इसका जवाब भी वो खुद देंगे तो ज्यादा बेहतर। प्राइम मिनिस्टर तो शेख साहब को डिफेंड करते हैं। आपको जवाब दे रहा हूँ, आप दीजिए मुझे जवाब, आप जरूर जवाब दीजिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो शेख साहब को बहुत डिफेंड करते नजर आते हैं। कल ही उन्होंने, जब वो थल एक्सप्रेस के हवाले से जिसके ट्रैकिंग सिस्टम का आगा साथ जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा शेख साहब आप लेकर जाए नैब तक केसेस,
ही बिलीव्स इन शेख साहब, लेकिन बहुत सारे आप लोगों के लोग लगते हैं कि जो कि शेख साहब पर शायद इतना यकीन नहीं रखते। वी टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक शेख साहब पर जरूर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज शहबाज शरीफ साहब इतने इन नहीं नजर आ रहे जितने शेख साहब नजर आ रहे हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से। मैं ये जानना चाहूंगी अली नवाज साहब, आप शेख रशीद साहब के हवाले से कह रहे थे कि जाहिर है कि आप उन्हें डिफेंड करने नहीं बैठे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें बहुत अच्छी तरह डिफेंड करते हैं, उन पर बड़ा तकिया करते हैं, ही इज अ वन मैन आर्मी अकॉर्डिंग टू हिम। पब्लिक देखिए जो मेन आपका आप ये बताइए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपके ख्याल में शेख रशीद साहब की शमूलियत इज अ गुड मैं ये बात करना चाहता हूँ। देखें हाई मॉरल ग्राउंड पे मैंने पिछली बात खत्म की थी कि आजम स्वाति साहब पे JIT की रिपोर्ट आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे बाबर रहमान साहब पे रेफरेंस फाइल हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अलीम खान के उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसी हाई मॉरल ग्राउंड पे हम बात करते हैं, जैसे हमने सिंध के लिए मुराद अली शाह साहब के लिए बात की, उन्हीं हाई मॉरल ग्राउंड पे कि JIT की रिपोर्ट आपके खिलाफ आई, आपको इस्तीफा देना चाहिए। उसी तरह हम कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, हमने आपके कहने पे, पीपल्स पार्टी के कहने पे, जो आप दोनों पार्टीज का COD था, जो आपने साइन किया हुआ था, जो तहरीक इंसाफ ने साइन नहीं किया हुआ था, आपको साहब मुस्ताफिद नहीं होते, आप कहां तक लेकर जा रहे हैं? 90% तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जो हमारी पार्टी है, वो इस चीज के अगेंस्ट ही शहबाज शरीफ साहब को नहीं लगना चाहिए। और देखो उन्होंने क्या कहा था कि मैं ऐसा कोई केस नहीं सुनूंगा जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हूंगा। जो पहला केस आया है, जो आपका एयरपोर्ट का केस है, न्यू एयरपोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, शुरू पीपल्स पार्टी ने किया था और बाद में इन्होंने फंड करके इसको आगे ले जाके किया और खाकान अब्बासी ने उसकी इनॉग्रेशन की। सबसे पहले उन्होंने वो केस सुना। चलिए मैं कहती हूँ हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। अली नवाज साहब, लेट्स गेट टू द क्वेश्चन, आई एम सेइंग लेट्स से इनका हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू रिजाइन। आप लोगों ने क्या प्लान किया है? क्या इनको हटा देंगे? हमने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया था नादिया? हमने इसीलिए कॉम्प्रोमाइज किया था ना कि पार्लिमानी पार्टी पार्लियामेंट ठीक तरह चले, वहाँ लेजिस्लेशन हो सके। तो हमने इनको बना दिया, इन्होंने चले। इन्होंने कहा हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, हमने वो कर दिए। साद रफीक का हुआ, हमने वो भी कर दिए। फिर भी अगर खान साहब को ये तकरीर नहीं करने देते, पर्सनल कमेंट्स करते हैं। असद उमर ने एक बजट स्पीच करनी है, उसके पहले एथिक्स कमेटी बनी है। एथिक्स कमेटी में डिसाइड हुआ कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे, शाह महमूद साहब करेंगे और असद उमर बजट देगा। ये पार्लियामानी एथिक्स कमेटी में डिसाइड हुआ है, पर इन्होंने कहा है कि हमने नहीं चलने देना। आपको मैं हल्का से एक वाकया सुना देता हूँ। नहीं सर, आप वाकया ना सुनाएं, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या करेंगे अगर ये मुस्ताफी नहीं होते? इनके अयाज सादिक साहब पिछली असेंबली में ये लॉ बना के गए हुए हैं कि अदम एतमाद हो सकती है किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के अगेंस्ट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। ओके सेनेटर हसन आगा साहब, सेनेटर साहब से स्टार्ट करती हूँ। वी जस्ट हैव अ मिनट नाउ। इसी तरह चलते रहेंगे तो आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह चलिए सेनेटर साहब, अदम एतमाद आ गया तो क्या होगा? नादिया लाना चाहते हो तो लाएं, हमें तो कोई इस बात की, हम तो फेस करेंगे इसको। अगर मैं तो वो पहले भी मैंने इनको कहा है कि इनकी इतनी हिम्मत है कि ये शहबाज शरीफ को पब्लिक कमेटी से हटा लेंगे। ये वो मेरे तो एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। इतनी हिम्मत नहीं है इनमें, ठीक है, इतनी हिम्मत नहीं है इनमें, कोई काम नहीं हो रहा। ये एक स्टेप आगे उठाते हैं, दो पीछे चले जाते हैं। सही, अभी इन्होंने बजट पेश किया है तो इतने डर गए कि उस बजट को बहस के लिए कौमी असेंबली में पेश करने के बाद डिस्कशन होती है, इन्होंने इजलास ही मुलतवी कर दिया। अल्लाह के बंदो, तुम करना क्या चाहते हो? मुल्क को कहाँ लेना चाहते हो? 6 महीने में कोई एक बिल आपने पास कराया हो, दो ऑर्डिनेंस लाए। आपको भी लगता है कि हुकूमत के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो अदम एतमाद लाए? मैं आपको देखें सेनेटर साहब, एक मिनट देखें, मैं आपको एक बात, हिम्मत और उसकी बात, ये एक थोड़ी सी गैर पार्लिमानी बात हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, हम बोलते हैं कि अल्लाह करे ये कुछ करें, लेकिन हम इनको पार्लियामेंट के अंदर सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में जवाब देंगे। और आपको देखें, मैं एक बात बताऊं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, अभी मेरे साथ थोड़ी देर फतियाना साहब बैठे थे, उन्होंने खुद इस चीज को कहा, और इनके तमाम MNA जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर है, वो कहते हैं कि जनाब ये जो चेयरमैन है, ये इसकी एक वोट की हैसियत है।
ٹھیک ہے، جو فیصلہ ہوگا، جو باتیں ہوگی وہ اکثریتی رائے سے ہوگی. آپ کو خوف کیوں ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم 4 آدمی بیٹھے ہیں، 3 پی ٹی آئی کا، 1 میں بیٹھا ہوں پیپلز پارٹی کا، اور جو اکثریتی رائے ہوگی بات اس طرف ہوگی. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی پارلیمانی نظام چلانا ہے، اگر آپ دیکھیں اگر شیخ رشید والی سیاست پہ یہ لوگ جائیں گے نا تو ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یہ ان کی سیاست کا کوئی حال نہیں ہے. لیکن اگر یہ پاکستان پی ٹی آئی اپنی ایجنڈے پہ چلے گی، اپنی اس پہ چلے گی، تو شاید کہ اس ملک کا کچھ بھلا ہو جائے. نہیں تو ادروائز مجھے لگتا نہیں ہے یہ وہی کام کریں گے، ٹریکر کے افتتاح کریں گے.